Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is Rowlatt Act सत्याग्रह. एंड Rowlatt Act के साथ साथ फिर आई एम ऑल्सो मर्जिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ. तो Rowlatt Act, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये जो दोनों टॉपिक है दोज आर ऑफ 1919. तो 1919 को ये पर्टिकुलर लेक्चर में विल बी कवरिंग. बट अगेन आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अस एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन गाइस. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अभी तक हम लोगों ने फिर गांधीयन पॉलिटिक्स को काफ़ी इलैबोरेटली कवर अप किया था. नाउ 1918 यहाँ तक अब गाड़ी आ चुकी है हमारी. 1918 में देर आर टू ट्रेंड्स दैट आर गोइंग और दैट वे आर गोइंग इन इंडियन पॉलिटिक्स. ऑन वन साइड India's nationalism, which was spread by Indian National Congress and its moderate extremist faction. Moderate leadership had virtually collapsed by 1918. Why? Because of the death. सबसे पहले 1914 में फिरोज शाह मेहता had died. 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले had died. 1916 आते आते even दादा भाई नौरोजी had died. And फिर at the same period of the time there was a release of extremist leadership. And ये release में फिर लोकमान्य तिलक had assumed the leadership of the Indian National Congress by 1916-17. इनफैक्ट 1916 का लखनऊ पैक्ट हमने इलैबोरेटली पहले वाले लेक्चर्स में कवर अप करके रखा हुआ था. However, this one particular trend of or strand of Indian politics had by and large collapsed by 1918 because Home Rule League movement collapse हो चुकी थी, बंद की जा चुकी थी. Annie Besant had declared her loyalty to the Britishers, and on the other hand, Lokmanya Tilak had gone to London in order to sue Valentine Chirol, जिन्होंने लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था इन हिज बुक इंडियन अनरेस्ट. एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर इंडिया में देयर वाज एमर्जेंस एज वेल एज अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. यही टाइम पीरियड में दैट इज अप टू 1918 चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह वेर कंप्लीट. एंड उसके रिपरकशन मैंने आपको बताए थे कि महात्मा गांधी वॉज नाउ वन ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली अब महात्मा गांधी एंड लोकमान्य तिलक का जो स्ट्रगल है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. एंड उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट, इसका जो जेनेसिस रहा है, दैट जेनेसिस वाज वे बैक इन 1914. 1914 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन डिफेंस एक्ट नाम का एक एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया उन्होंने साइन करके रखा था. इंडियन डिफेंस एक्ट, इसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आप बोलोगे. तो ये एक्ट जैसे ही साइन हो गया देन ऑब्वियसली उसमें स्वीपिंग पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिली. स्वीपिंग पावर मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी पर्सन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एनफोर्स एनी पर्टिकुलर लॉ एट अ लोकल लेवल. तो काफ़ी स्वीपिंग पावर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ को इंडिया में मिली थी. बट 1919 आते आते सिचुएशन हैड चेंज ड्रास्टिकली. 1919 आते आते वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था. एंड फिर इंडिया में देयर वाज अ ट्रिमेंडस अपहीवलनेस. हमने देखा था कि सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज का खतरा ब्रिटिशर्स को था ही. देयर आफ्टर फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वॉज दैट कि इंडिया में अब मॉडरेट लीडरशिप नहीं बची है. तो द मेन पिलर ऑफ सपोर्ट इन इंडिया फॉर ब्रिटिशर्स वॉज मॉडरेट लीडरशिप. अब इट इज़ नो लॉन्गर देयर. एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप हमेशा ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रही है. तिलक तो बिजी है लंदन में, but sooner or later he will come back into India and thereafter he might cause havoc along with his supporter, that is revolutionaries. And up there is an emergence of Gandhi too. And that's why there was a rising wave of nationalism in India at that period of the time. इंडिया में मल्टीपल सेक्शंस were targeted यानी मल्टीपल सेक्शन को फिर नेशनलिज्म के फोल्ड में लाया जा रहा था. एंड इन ऑर्डर टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फाइनली हम लोगों को फिर रॉलेट एक्ट आता हुआ दिखाई दिया है. So this Rowlatt Act was created in order to curb this rising nationalistic tendencies in our country. एक कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना के रखी हुई थी. एक कमेटी का नाम था सेडिशियस कमेटी. ये सेडिशियस कमेटी, सेडिशन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह. बट अनफॉर्चुनेटली देशद्रोह का जनरल डेफिनेशन इज नॉट गोइंग अगेंस्ट कंट्री, इट इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. So if you are going against British government, then you are going against your country, that is British India. And in that capacity, you are Deshdrohi. You are a person who has committed treason and you are a person who is a seditious person. There is a seditious committee है, इसी के chairperson हुआ करते थे Sir Sidney Rowlatt. Sidney Rowlatt was the chairperson of this particular committee and इनके recommendation के ऊपर ultimately फिर Anarchical and Revolutionary Crimes Act पास किया गया. अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ स्वीपिंग अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट प्रोड्यूसिंग हिम इनटू कोर्ट. मतलब एक ऑर्डिनरी ब्रिटिश इंडियन सिटीजन का जो राइट टू हैबियस कॉर्पस था वही सस्पेंड किया गया. नाउ आई एम होपिंग कि आपको हैबियस कॉर्पस का मतलब पता है. अगर नहीं पता है तो पॉलिटी पढ़ोगे, आर्टिकल 32 में आपको वो चीज़ आ जाएगी. But in any way, since this particular act was created on the recommendation of seditious committee,
विच वॉज हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट, इसकी वजह से इसको आप क्या बोलोगे, तो रॉलेट एक्ट बोलोगे। एंड रॉलेट एक्ट बिकेम द न्यू पॉलिटिकल बस पॉइंट इन आवर कंट्री। ऑब्वियसली अभी तक मल्टीपल इश्यूज वर देयर, बट अब एक पीस टाइम आ चुका है, वॉर खत्म हो गया है एंड पीस टाइम आ चुका है, तो ब्रिटिश डेमोक्रेसी इफ इट इज देयर, इट शुड हैव गिवन राइट एंड फ्रीडम टू द ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन्स। बट अब यही राइट एंड फ्रीडम को आप कर्व कर रहे हो वाया दिस न्यू एक्ट दैट इज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के अंडर जो अब गड़बड़ हुई उसी को अल्टीमेटली आप बोलोगे कि रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसके फीचर ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू अरेस्ट यू। ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वे बैक इन 1860 ही इंडिया में इंडियन पीनल कोड लगा के रखा था। रूल ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट मैंने आपको वे बैक इन 1793 जब कॉर्नवालिस ने लगा के रखा था तभी भी एक्सप्लेन किया था। इट वॉज ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ लाया। एंड ये रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, तो लॉ इज अ सुप्रीम एंड ऑब्वियसली अब डेमोक्रेटिक लॉज है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी वारंट, या फिर ऐसे ही किसी को उठा के आप नहीं ले जा सकते। तो ऑब्वियसली आपको वारंट की जरूरत है, बट नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इफ देयर इज अ सस्पिशन दैट यू आर अ सेडिशियस पर्सन देन ऑब्वियसली यू विल बी अरेस्टेड। वैसे फिर आपको कोई लीगल हेल्प जो है नहीं मिलेगी, दैट बेसिकली यू विल नॉट गेट एनी रिप्रेजेंटेटिव और लॉयर बिकॉज नाउ यू बेसिकली विल गेट अरेस्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। एंड दैट्स वाई फिर आपकी जो है बेसिकली कोई कोर्ट में पेशकश भी नहीं होगी, या फिर यू विल नॉट बी हैविंग एनी राइट टू अपील इन एनी कोर्ट। ऑब्वियसली जो एविडेंसेस आएंगे ये एविडेंसेस गवर्नमेंट जो सबमिट करेगा वो एविडेंसेस जुडिशरी को मानने पड़ेंगे, मतलब आपकी फाइल जुडिशरी के पास भेजी जाएगी, जुडिशरी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ मटेरियल एविडेंस। फिर आपके अगेंस्ट या फिर आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, यू आर टोटली एट अ मर्सी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर वी कैन से दैट। तो इनिशियली वी कैन से दैट इट इज tantamount टू द सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ऑब्वियसली ये बिल जैसे ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आया, इंपीरियल लेजिस्लेचर में आया, यू कैन से दैट उस जमाने में देयर वाज ओनली सिंगल हाउस ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेचर। इनफैक्ट इसके ऊपर भी अब हमने इलेबोरेटली बात करके रखी है। वॉइसरॉय के अंडर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड देर आफ्टर एक इंपीरियल लेजिस्लेचर है। यही इंपीरियल लेजिस्लेचर में देर आर अप्रॉक्सीमेटली 60 मेंबर्स नाउ। तो 60 मेंबर्स के सामने जैसे ही बिल आया तो मल्टीपल मेंबर्स हु वर इंडियंस दे हैड वोटेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बिल। इसमें कोई अगर फेमस नाम अगर रहेगा तो ऑब्वियसली फिर मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालविया, मजहर उल हक, दे तो अल्टीमेटली रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेचर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। एंड ये बिल जो है बेसिकली उसको फिर इंडिया के साइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस जो सहन करना पड़ा, वी कैन से दैट। एंड इट हैड टू बी लाइक दैट बिकॉज इन अ वॉर टाइम दिस काइंड ऑफ द मेजर्स वेर जस्टिफाइबल बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के वॉर एफर्ट फिर हैम्पर हो सकते थे। बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पीस if British government is carrying out this kind of the atrocities which are right based atrocities, denial of the rights of the ordinary people, then British government has to be criticized। एंड फिर यही जो है अब हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है कि जैसे ही इंपीरियल लेजिस्लेचर में बिल के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, ऑर्डिनरी लोगों को पता चला कि भाई क्या हो रहा है, महात्मा गांधी जी नाउ वांटेड टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी ने ऑन हिज ओन, ही इज़ एन इंडिविजुअल लीडर, कांग्रेस के भले ही वो मेंबर रहे हैं बट ही इज़ एन इंडिविजुअल लीडर एंड ऑन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी उन्होंने फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है वो पास कर लिया। द ऑब्जेक्टिव वॉज प्लेन एंड सिंपल कि रॉलेट एक्ट जो उसको वापस लेना है, रॉलेट एक्ट मस्ट नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। एंड फॉर दैट पर्पज अब ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो लॉन्च हुआ था, इट वॉज बेसिकली लॉन्च प्रिसाइजली ऑन द 6 अप्रैल। गांधी जी ने एक स्पीच भी दिया था, ये स्पीच में अल्टीमेटली फिर रॉलेट एक्ट को ब्लैक टैग बोलने का काम जो वो भी गांधी जी ने करके रखा हुआ था। ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की एंड सत्याग्रह सभा के अंडर जो है बेसिकली फिर पैन इस्लामिस्ट एंड आफ्टर होम रूल लीग जो इन दोनों के मेंबर भी लाए। होम रूल लीग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वॉज डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट, बट उनके लीडर तिलक वॉज इन लंडन। मैंने आपको बताया था तिलक जो लंदन में गए वो जनवरी-फरवरी 1920 में इंडिया में आएंगे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम होम रूल लीग एंड आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप इट वॉज विदाउट एनी लीडर एंड ये लीडर जो अल्टीमेटली फिर गांधी जी को बनाया गया बिकॉज गांधी जी वॉज अ बिलीवर ऑफ द मास पॉलिटिक्स। फर्दर गांधी जी के पास अपने मास पॉलिटिक्स के तरीके भी थे। वैसे फिर पैन इस्लामिस्ट मतलब ये वो वाले लोग हैं जो खलीफा के लिए काम करना चाहते थे, जिनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलाबोरेटली बात भी करेंगे। तो ये सारे लोगों के साथ मिलकर गांधी जी ने अल्टीमेटली अपना रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है वो चालू कर दिया। तो आपको क्या करना है, नेशन वाइड स्ट्राइक करने, हड़ताल करने हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर करनी है एंड देयर आफ्टर फिर सिविल डिसोबीडियंस जो है वो भी फॉलो करना है। मतलब आपको जो है बेसिकली रॉलेट एक्ट के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस करना है। यू विल नॉट बिलीव और इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर एक्ट एट अ लोकल लेवल।
अगर लोग ही कानून नहीं मानेंगे तो कानून इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो ये वाले जो मेजर्स है वो भी गांधी जी ने लेके रखे हुए थे। एंड देयर आफ्टर फिर कुछ प्लेज मूवमेंट जो है वो भी चली कि आप बेसिकली सत्याग्रह को प्लेज करो, नॉन वायलेंस को प्लेज करो, एंड देयर आफ्टर एंटर इनटू द मूवमेंट। तो लोगों को ये समझाना भी ज़रूरी था कि वायलेंस नेसेसरी नहीं है टू गो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, नॉन वायलेंट पाथ कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। एंड गांधी जी के रिज्यूमे में अल्टीमेटली सक्सेस था, साउथ अफ्रीका में भी था एंड देयर आफ्टर इंडिया में भी था। तो ये भी एक इसका एक काफ़ी इलेबोरेट इम्पैक्ट जो है माना जाता है। बट एनीवेज जैसे ये मोमेंट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई तो लोग जो है अभी भी नॉन वायलेंट एंड देयर आफ्टर पीस एंड सत्याग्रह, हिंसा, ये वाली चीज़ें जो नहीं समझ रहे थे। एंड दैट्स व्हाई पहले वाली चीज़ ही हुई कि आप प्रोसेशन करोगे, वहाँ पे गवर्नमेंट आके आपको डंडा मारेगा, डंडा मारने का आप गवर्नमेंट को मारो। बट जैसे ही आपने पुलिस को मारना चालू किया, यू हैव ब्रोकन डाउन द लॉ, तो पुलिस विल बेसिकली पिक यू अप एंड आफ्टर थ्रो इनटू द जेल। एंड इन दैट कैपेसिटी सिचुएशन ऑफ द पंजाब जो है वो बेसिकली हमको अब वर्स्ट दिखाई देती है। पंजाब की सिचुएशन वर्स्ट होने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट कि नेशनलिज्म का वेव जो है पंजाब में यही टाइम पीरियड में मैक्सिमम फैला है 1910 1920s में। एंड दैट्स जो यंग नेशनलिस्ट है पंजाब में, जिनका पेंटअप एंगर रहा है, जो बॉम्बे एंड बंगाल एंड आफ्टर मद्रास वाले एरिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की वजह से बाहर आया था, वो पेंटअप एंगर पंजाब में फिर 1918 1999 ऑनवर्ड हमको आता हुआ दिखाई दिया। फॉर दैट पर्पज़ पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस ज़माने में माइकल वुडवेयर, इन्होंने पंजाब में जो बेसिकली मार्शल लॉ भी लगा के रखा था। एंड आफ्टर इवन बेसिकली जो ये है दैट इज़ एयरक्राफ्ट ट्रैफिंग। एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मतलब पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट नहीं हुआ करते थे जिसमें अल्टीमेटली नीचे बड़ी बड़ी मशीन गन लगाई रहती थी, वो एयरक्राफ्ट आएगा मशीन गन से फायर करते हुए आएगा, तो वो भी इन्होंने पब्लिक के खिलाफ इस्तेमाल करके रखी थी। एंड जो राइजिंग वायलेंस है इसके वजह से गांधी जी जो है उन्होंने अपना मूवमेंट जो है 6 अप्रैल के बाद ही वेरी सुन 7-8 अप्रैल के अराउंड जो है बेसिकली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम जो हॉल्ट किया था, बट लेटर ऑन ही रीलॉन्च द मूवमेंट। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली मूवमेंट जो है पूरे इंडिया में तो चल ही रही थी, इंडिया के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। द पंजाब का केस जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स फिर वी विल कन्फाइन आवर कोर्स या फिर डिस्कोर्स ऑन पंजाब। एंड पंजाब में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि 6 अप्रैल को गांधी जी का जो कॉल है उसको लोकल लेवल पे कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मूवमेंट लोकल लेवल पे चालू की। बट 9 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अमृतसर एरिया, अमृतसर के ही ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, तो ये जो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट लीडर है दैट इज डॉक्टर सत्यपाल एंड आफ्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट किया गया। डॉक्टर सत्यपाल वॉज लोकल लेवल पे वन ऑफ द वेरी वेल नोन डॉक्टर एंड डॉक्टर के साथ साथ सोशल वर्कर टू। एंड सैफुद्दीन किचलू जो है ही वॉज अ वेरी बिग लॉयर एंड ही वॉज हेल्पिंग टू द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो बंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है उनको ये लोग हेल्प भी किया करते थे। तो दो लीडर जो आउट ऑफ नोवेयर जब गायब हो गए तो एक एलिगेशन लगा ब्रिटिशर्स के ऊपर कि ब्रिटिशर्स हैव अरेस्टेड देम एंड सिंस यू आर अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट, तो आपके घर वालों को बताया नहीं जाएगा कि आप कहाँ पे हो। एंड आफ्टर 2 साल के लिए अल्टीमेटली दैट अरेस्ट विल बी देयर। एंड दैट्स वाई फिर इनके जो सपोर्टर है इन्होंने फिर बेसिकली लोकल लेवल पे हड़ताल, प्रोसेशन, पिकेटिंग, ये वाली जो चीज़ें जो है चालू करके रखी थी। अल्टीमेटली फिर जो वायलेंस इरप्ट हुआ ये और ज़्यादा लेवल का हमको दिखाई देता है कि 10 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड आफ्टर 12 अप्रैल को। एंड यही वायलेंस के चक्कर में 13 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग को अल्टीमेटली अमृतसर वाले एरिया में हम लोगों को दिखाई देता है कि एक लोकल लेवल पे कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करने का काम लोकल मिलिट्री कमांडर था। लोकल मिलिट्री कमांडर का नाम है जनरल डायर। तो जनरल डायर जो है बेसिकली ही वॉज हेडिंग द एंटायर अमृतसर डिवीजन। मार्शल लॉ था तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था एंड जनरल डायर का बेस था अमृतसर। तो जनरल डायर ने अल्टीमेटली 13 अप्रैल के अर्ली मॉर्निंग को कर्फ्यू लगा के रखा हुआ था। अब ऑब्वियसली कर्फ्यू जैसे ही लगा उसके बाद में देयर वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ चेन वी कैन से। अर्ली मॉर्निंग को जैसे ही कर्फ्यू लगा देन ये कर्फ्यू लगाने के बाद देयर वाज वन लोकल लेडी कॉल्ड मार्शेला शेरवुड। मार्सेला शेरवुड जो है बेसिकली अमृतसर वाले एरिया में ही एक अपना बेसिकली स्कूल चला रही थी। इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल एंड अल्टीमेटली जैसे ही इसको खबर मिल गई कि कर्फ्यू हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑब्वियसली अपना स्कूल बंद करने के लिए जा रही थी विद अ होप कि पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आए होंगे तो गैदरिंग नहीं होगी वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। बट वाइल शी वॉज ऑन हर वे टूवर्ड्स द स्कूल, लोकल नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको हैकल डाउन किया। अब हैकल डाउन किया मतलब क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर मल्टीपल स्टोरीज, आई विल नॉट गो, बट वुमन गॉट इन्वॉल्व। एंड जैसे वो वुमन गॉट इन्वॉल्व हुई देन ऑब्वियसली अब ये बेसिकली इंडियन नेशनलिस्ट जो लोकल लेवल पे एंटी ब्रिटिशर्स बातें कर रहे थे उनके हाथ में चढ़ गई तो प्रॉब्लम हुआ। अल्टीमेटली शी वॉज लेटर ऑन हॉस्पिटलाइज, शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अल्टीमेटली समवेयर अराउंड अर्ली मॉर्निंग 10-11 के अराउंड जनरल डायर जो ही वेंट टू मेट हर
एंड उनको मीट करने के बाद दैट इमोशन गॉट फ्लेयर्ड अप। एक ब्रिटिश लेडी को इंडियंस ने हाथ लगाने की हिम्मत की, तो रिटेलिएशन हैज़ टू बी देयर। एंड फिर रिटेलिएशन के लिए एक स्पॉट चूज़ किया गया, दैट वाज बेसिकली जालियनवाला बाग। ये बाग जो है बेसिकली इट इज़ अ गार्डन, इट्स अ ओपन गार्डन, एंड सिंस 13th अप्रैल इज़ अ बैसाखी वाला डे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड गैदर्ड ओवर हियर फॉर अ लोकल फेयर। मेला लगता है नॉर्थ इंडिया में, एंड फेस्टिवल के दिन ही तो मेले लगते हैं, तो मेला लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था, तो पीपल हैड गैदर्ड फॉर दैट मेला या फिर फेयर। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू के जो सपोर्टर थे, दे हैड ऑल्सो गैदर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्क इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। अल्टीमेटली फिर जनरल डायर जो है अर्ली मॉर्निंग को 11-12 के अराउंड ये बेसिकली जालियनवाला बाग के अराउंड आ गए, एंड विदाउट बेसिकली टेलिंग टू द पीपल अल्टीमेटली ही ओपन फायर्ड इट। ये ओपन फायर करने के लिए अल्टीमेटली उन्होंने सिलेक्ट फोर्सेस इस्तेमाल करके रखे हुए थे, दैट इज गोरखा फोर्सेस, गोरखा एंड देयर आफ्टर सिख रेजिमेंट। दोनों रेजिमेंट जो उनके सोल्जर इन्होंने लिए, अल्टीमेटली ग्राउंड जो उसको चारों तरफ से घेर दिया गया एंड ओपन फायर जो है बेसिकली किया गया। ऑफिशियल डेथ डिजिट वॉज 329, बट द रियल डेथ डिजिट जो है वो इट वॉज बेसिकली मोर देन 1000। एंड फिर जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है इट बेसिकली प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी डिजास्टरस एस्पेक्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अब ये जालियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को जैसे ही हुआ, लेट इवनिंग तक अल्टीमेटली इसकी न्यूज जो है अक्रॉस इंडिया स्प्रेड अप होनी चालू हो गई। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट इज दैट अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी ने 13 अप्रैल को अपना मूवमेंट जो है बंद कर दिया। एंड दैट्स वाई जालियनवाला बाग के हत्याकांड के बाद ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी का जो बंद हो गया, इसकी वजह से रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को शॉर्टेस्ट रनिंग मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी भी बोला जाता है। 6 अप्रैल को चालू हुई, 13 अप्रैल को खत्म हुई, हार्डली 7 दिन के लिए मूवमेंट चली। तो दैट्स वाई इट वाज द शॉर्टेस्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी। बट ऑब्वियसली फिर इसके रिपरकशन काफ़ी वाइड रेंज रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है कि रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं या फिर महात्मा गांधी जी, उनको जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए थे वो उन्होंने गिव अप कर दिए। वैसे ही अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट एक इंक्वायरी कमेटी, दैट इज हंटर कमीशन, जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप करके रखा हुआ था इन ऑर्डर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैसेकर। इनफैक्ट इवन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इट वॉज अ शॉकर। ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, इंडिविजुअल ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो लोकल लेवल में कमिट करके रखा था। एंड इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गेट टू नो कि एग्जैक्टली अब इसको जो है हम लोग डिफेंड करें या फिर इसको जो है अपोज करें। एंड दैट्स फिर एक इंक्वायरी कमेटी लगाई गई इन ऑर्डर टू बाय द टाइम। वैसे ही अल्टीमेटली पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज जालियनवाला बाग हत्याकांड विल बिकम द बेस फॉर द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, जिसके ऊपर हम लोग कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। एंड देयर आफ्टर वी कैन से दैट कि अब धीरे धीरे करके जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस पंजाब में चलेगा उसका ये बेस बनेगा। अल्टीमेटली यही पॉलिटिक्स के चक्कर में वी कैन से दैट कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब पंजाब में आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिनके प्राइम प्रोडक्ट रहे हैं सरदार भगत सिंह। भगत सिंह वॉज हार्डली 11 years old when जालियनवाला बाग मैसेकर हैड हैपन, एंड लेटर ऑन ही हैड क्लेम कि जब वो मैसेकर हुआ था तो ही वॉज प्रेजेंट एट अ ग्राउंड फील्ड ऑल्सो। तो ऑब्वियसली उसका एक डीप इम्पैक्ट उनके दिमाग के ऊपर हमेशा ही रहा है, विच इंस्पायर्ड भगत सिंह टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, जिनकी बात हम लेटर ऑन करेंगे। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फाइनली वी कैन से दैट कि माइकल वुडवेयर जो उनका असैसिनेशन फिर लेटर ऑन उधम सिंह ने किया था इन 1940। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1925-26 जनरल डायर हैड डाइड ऑफ डिसेंट्री लग गई थी उनको, एंड डिसेंट्री से अल्टीमेटली जनरल डायर डाइड। बट ओडवायर वॉज मिलिट्री लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एंटायर पंजाब एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने का काम जो उधम सिंह ने किया था, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, माइनर डाटा, बट इसको याद रखोगे। इट वॉज नॉट डायर, डायर वॉज द पर्सन जिन्होंने अल्टीमेटली फिर एक्चुअल हत्याकांड कैरी आउट किया था, दैट वॉज जनरल डायर। एंड देयर आफ्टर इनके बॉस मतलब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, दैट पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है सर माइकल वुडवेयर। इनका असैसिनेशन हुआ है एट द हैंड ऑफ द उधम सिंह लेटर ऑन इन लंदन इन 1940 में। बट इन एनी वेज अब धीरे धीरे हमको देखना है कि फिर बेसिकली जो ये थी दैट इज हंटर कमेटी, दैट इज डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। एक्चुअल नाम हंटर कमेटी का हमेशा से डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी रहा है, तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या फिर हंटर कमेटी जो अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑब्वियसली हंटर कमेटी जो है it was basically created at the behest of the Secretary of State for India, Edwin Montagu. Lord Montagu was ardent supporter of the Indian nationalism at that period of the time. It was Lord Montagu जिन्होंने 20th August 1917 में Montagu statement भी देके रखा था कि gradually we are going to enhance participation of Indians in each and every branch of Indian administration. यही स्टेटमेंट के बाद धीरे धीरे एनी बेजन की लॉयल्टी ब्रिटिशर्स की तरफ वापस गई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट।
हाउएवर यही लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अल्टीमेटली अपना प्रेशर इस्तेमाल करके ये कमेटी बना के रखी थी। एंड ये कमेटी जो है बेसिकली इसका पर्पस वही था कि जो बेसिकली डिसऑर्डर इंडिया में चल रहा है, ये डिसऑर्डर के बेसिकली इंक्वायरी कैरी आउट करो एंड आफ्टर गिव अस मेजर्स टू कंट्रोल इट। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम यही कमेटी में एक प्रोविजन वॉज दैट कि जालियनवाला बाग हत्याकांड जो इसकी एक इलेबोरेट इंक्वायरी जो है वो भी आपको कैरी आउट करनी। तो इन्होंने मल्टीपल वॉल्यूम दिए थे अपने रिपोर्ट के। इसमें जो वॉल्यूम थर्ड है या फिर जो थर्ड बुक है इट वॉज ऑन अमृतसर। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली कमेटी के जो चेयरपर्सन रहे हैं इट वॉज लॉर्ड विलियम हंटर। इसमें कुछ ब्रिटिश मेंबर भी थे, कुछ इंडियन मेंबर भी थे। एंड अल्टीमेटली ये कमेटी जो है इन्होंने अपनी बेसिकली फिर फाइंडिंग्स देके रखी हुई थी। फाइंडिंग्स में इट वॉज अल्टीमेटली शोन कि ईच एंड एवरी मेंबर हैड कंडेम जनरल डायर्स एक्शन। अल्टीमेटली कमेटी ने कुछ सिग्निफिकेंट एलिगेशन भी लगा के रखे हुए थे कि जनरल डायर जो है डिड नॉट टेक एनी बेसिकली वार्निंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स वेन एवर यू आर कैरिंग आउट दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी। आपको पहले लोगों को वार्निंग देनी रहती है, वार्निंग के बाद the use of arm was justified, but without any or warning you have basically carried out this particular massacre, and that's why it was a serious error in the judgment on the part of the this one, that is General Dyer. General Dyer tried to convince the member of the Lord William Hunter committee कि भाई हमने मैसेकर इसलिए कैरी आउट किया बिकॉज अगर नहीं करते तो ये लोग जो मास इंसरेक्शन करने वाले थे। एंड फिर कमेटी ने अपने फाइंडिंग में ये भी बताया कि ऐसा कोई मास इंसरेक्शन नहीं होने वाला था। अल्टीमेटली पीपल हु हैड गैदर्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वेयर फॉर द रिलीजियस पर्पज़। वहाँ पे एक लोकल लेवल पे फेयर चल रहा था, मेला चल रहा था, इसलिए लोग गैदर किए हुए थे। एंड इफ पीपल हैड गैदर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फेयर देन ऑब्वियसली हम लोगों को इसमें कोई मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखाई देती है। तो वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली जो हंटर कमेटी जो है इन्होंने अपने एलिगेशन जो लगा के रखे थे। फर्दर इंडियन मेंबर्स जो है उन्होंने और एलिगेशन लगा के रखते थे कि इट वाज गलती या फिर मिस्टेक ऑफ डायर दैट ही डिड नॉट इम्प्लीमेंट हिज कर्फ्यू इन अ वेरी वेरी वाइड स्केल मेजर्स। वाइड स्केल मेजर्स माने कि इनको फिर वो मेजर्स लेने चाहिए थे कि यू शॉल इन्फॉर्म ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजनरी इन अमृतसर दैट यू शॉल नॉट बी गैदरिंग एट आउटसाइड ऑफ योर होम बिकॉज कर्फ्यू इज इन इम्प्लीमेंटेशन। एंड अर्ली मॉर्निंग अगर आप बेसिकली 13 अप्रैल के कर्फ्यू लगा रहे हो देन यू शुड हैव बेसिकली टेकन द फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। 13 अप्रैल इज द बैसाखी डे एंड बैसाखी पंजाब में वाइडली सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। हाउ आर यू गोइंग टू curb the movement of the masses during the time period of the festival? वैसे ultimately people were innocent, they had not carried out any kind of the violence. तो if there was no violence, how can you basically kill the people? वैसे फिर डायर जब इनके ऊपर बेसिकली एक और एलिगेशन इन्होंने लगाया कि फर्दर डायर ने ऑलमोस्ट 5 to 6 o'clock इन द इवनिंग तक ये पूरा एरिया बैरिकेड करके रखा था। एंड दैट्स व्हाई फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डाइड नॉट बिकॉज ऑफ द फायरिंग बट बिकॉज दे कुड नॉट रिसीव एड इन अ टाइमली पीरियड। इनफैक्ट लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट मेडिकल मशीनरी थी इट रश टू द स्पॉट द मोमेंट दैट मैसेकर वाज कमिटेड। बट अल्टीमेटली फिर ये मेडिकल मशीनरी को बाग में या फिर गार्डन में जाने ही नहीं दिया जनरल डायर ने। द एरिया वाज कॉर्डन ऑफ। एंड ये कॉर्डन ऑफ अगर आप कर रहे हो देन ऑब्वियसली विदाउट मेडिकल एड हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट पीपल सर्वाइव द मैसेकर दैट यू हैव कमिटेड। तो ये भी एक एलिगेशन जो है लगाया हुआ था। एंड दर आफ्टर जनरल डायर के एक्ट को इनह्यूमन अनब्रिटिश भी बोला गया। एंड दर आफ्टर एक सीरियस एलिगेशन जो वो भी लगाया गया कि दिस पर्टिकुलर एक्ट वो हैड इंजर्ड द इमेज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाउएवर कमेटी की जो रिपोर्ट है अल्टीमेटली इट प्रूव्ड आउट टू बी अ हॉलो इसीलिए बिकॉज जनरल डायर जो है इट ही बिलोंग टू द आर्म फोर्सेस एंड मार्शल लॉ जो लगा हुआ था उसके वजह से इट प्रूव्ड आउट टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनी चार्जेस ऑन जनरल डायर बिकॉज मार्शल लॉ में मिलिट्री रूल चलता है, मिलिट्री लॉ चलते हैं, सिविलियन लॉ नहीं चलते। एंड फर्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने तरीके से पूरा सपोर्ट दे के रखा हुआ था जिसमें अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि इंडियन गवर्नमेंट जो था उन्होंने एक एक्ट पास करके रखा था दैट इज बेसिकली व्हाइट वॉशिंग बिल जिसको इंडेमनिटी एक्ट भी आप बोलोगे। तो इंडेमनिटी एक्ट जो है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी व्हाइल यू आर इन ऑफिस कैन बी मर्सीफाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपको मर्सी मिल जाएगी आपने किसी भी तरीके की एक्टिविटी ग्राउंड लेवल पे कमिट करके रखी है तो भी। एंड दैट्स व्हाई फिर इट प्रूव्ड आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ द मेजर अगेंस्ट जनरल डायर। However, over a period of the time that is April 1919 onward जो है अल्टीमेटली जनरल डायर का नाम एंड जालियनवाला बाग हत्याकांड का नाम जो इट वाज thoroughly utilized by the national leadership in order to spread nationalism across India. ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट की वजह से मॉडरेट लीडरशिप तो इंडिया की ख़त्म ही हो गई। अब मॉडरेट लीडरशिप क्या मुंह से अपने लोगों को जाके बताएगी कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर अस एंड ब्रिटिशर्स जो है इनका रूल जो है प्रोविडेंशियल है इंडिया के लिए। व्हेन ब्रिटिशर्स हैव कैरिड आउट एट्रोसिटी ऑफ 3rd degree वी कैन से इन इंडिया
एंड दैट्स हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे रियलाइज कि जनरल डायर का इंडिया में होना एंड नॉन पनिशमेंट टू जनरल डायर इज इंजूरियस टू द इमेज ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स वाई फाइनली ब्रिटिश कैबिनेट ने ही डिसीजन लिया था कि वी नीड टू डिसमिस जनरल डायर। फाइनली मार्च 1920 में जनरल डायर को डिसमिस किया गया था, वो भी ऑनरेबली। अगर डिसऑनरेबली डिसमिस होते तो ऑब्वियसली आपको पेंशन एंड आफ्टर आपका पे नहीं मिलता, बट यू कुड बेसिकली विड्रॉ योर पे एज वेल एज पेंशन, एंड दैट्स वाई फिर आपको ऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था। एंड इसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया में यू कैन से दैट कि ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ी बहुत तो सिंपैथी जिंदा रही, एंड आफ्टर ब्रिटेन में भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था वो भी बचा, बिकॉज इवन ब्रिटेन में भी एक कंजर्वेटिव लॉबी बैठी थी जो जनरल डायर को सपोर्ट कर रही थी। वाई? बिकॉज मार्सेला शेरवुड जो है उन्होंने वो प्रोपोगेंडा फैला के रखा था कि मेरे खिलाफ बुरी चीज़ें हुई है, मेरे खिलाफ कुछ चीज़ें हुई है, एंड जनरल डायर इज़ अ सेवियर ऑफ द ब्रिटिश वुमन। इनफैक्ट आपने कभी ना कभी तो सुना भी होगा कि ब्रिटिश लोगों ने लेटर ऑन चंदा जमा कर दिया एंड जनरल डायर को दिया, वो इसी वजह से दिया गया था बिकॉज ऑफ द मार्सेला शेरवुड वाला एंगल। अल्टीमेटली जनरल डायर वॉज पोर्ट्रेड एज अ मिलिट्री हीरोइक पर्सनैलिटी। For the honor of a British woman, he was ready to go up to extent of killing the entire Indian people. तो अगेन वो उनका नेशनलिज्म है, हमारा नेशनलिज्म कुछ और तरीके का है, तो हमने जनरल डायर को अल्टीमेटली फिर निगेटिव एंगल में और उन्होंने पॉजिटिव एंगल में पेंट करना चालू किया। जस्ट अ पॉलिटिक्स एट अ लोकल लेवल वी कैन से दैट। बट ऑब्वियसली फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी लगा के रखी हुई थी, एंड अपने इंक्वायरी में अल्टीमेटली इन्होंने जनरल डायर को जो थोरो पॉसिबल जो है कंडेम करके रखा हुआ था। ऑब्वियसली जब हम लोग ये इंस्टेंस की बात करते हैं दैट इज जालियनवाला बाग हत्याकांड, इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर खूब बहुत ही ह्यूज रहा है। इनफैक्ट आज तक आप देखोगे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोग गाली डालते हैं तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल क्रिटिक्स ओनली जालियनवाला बाग हत्याकांड इज देयर। अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि जालियनवाला बाग हत्याकांड इज द ओनली मैसेकर दैट ब्रिटिशर्स हैव कमिटेड इन आवर कंट्री, उन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हुए हैं, बट हर एक पर्टिकुलर पहले वाले एक्ट में इंडिया की साइड भी बंदूक उठा के खड़ा था, एंड दैट्स वाई फिर दैट पर्टिकुलर किलिंग वॉज जस्टिफाइड कि हमने बंदूक उठाई, उन्होंने बंदूक उठाई, एंड आफ्टर हमारे लोग ज़्यादा मारे गए। यहाँ पे तो लोग निहत्ते थे ना, एंड यहाँ पे लोगों को ना नेशनलिज्म पड़ा था, लोगों को ना दूसरी कोई चीज़ें पड़ी थी, पीपल वे सेलिब्रेटिंग देयर रिलीजियस फेस्टिवल, एंड ये रिलीजियस फेस्टिवल के ऊपर आपने क्या किया है, डायरेक्टली जाके अटैक किया। महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने ही इनिशियल लेवल पे इसको शैतानों का राज बताया, शैतानों के हाथ इंडिया का राज है। अगेन आप रिलीजियस कंसेप्ट हार्नेस करोगे इन ऑर्डर टू अवेकन नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड महात्मा गांधी जी ने फिर ये जो ट्रेंड चालू किया कि ब्रिटिश रूल इज नॉट गुड फॉर इंडिया, एंड व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया, बिकॉज ऑफ द जालियनवाला बाग हत्याकांड। तो फॉर द परमानेंट टाइम पीरियड यू कैन से, जब तक इंडिया है तब तक इंडिया एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एनमिटी रहेगी। भाई बिकॉज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑन अ फेटफुल डे ऑफ 13th April, without informing his superior and without taking any kind of the guidance, killed more than 1,000 people on the ground who were celebrating their religious festival. तो ये एक्ट जो है आपने किया हुआ, इट्स अ डास्टर्ड एक्ट, इट्स एन हाइनस एक्ट, एंड ये हाइनस एक्ट का इम्पैक्ट जो अब इंडिया के ऊपर पड़ेगा। फर्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी गलती कर दी बाय नॉट पनिशिंग जनरल डायर। इनफैक्ट जनरल डायर को हैवीएस्ट पॉसिबल पनिशमेंट होनी चाहिए, उसके लिए एक ही बंदा काम करता है आपको दिखाई देगा, दैट इज लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू अल्टीमेटली बिकम सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एंटायर इंस्टेंस कि अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक सवाल भी पूछ के रखा था जो लेटर ऑन देखेंगे। बट नाउ यू कैन से दैट कि फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडियन, ब्रिटिशर्स तो पहले से ही बुरे थे, वो और ज़्यादा बुरे बने। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इट वॉज एन एक्ट ऑफ इमोरलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। वैसे ही अब नई रेवोल्यूशनरी फोर्स जब वो भी इंडिया में आएगी, जो मैंने आपको बता के रखा था कि भगत सिंह वन ऑफ द बिगेस्ट मैरिटियर रहे हैं इंडिया में, सबसे बड़े शहीद भी माना जाता है इनको। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली भगत सिंह के ऊपर भी लेटर ऑन हमको पढ़ना है कि हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी कैन बी ट्रेस वे बैक टू जालियनवाला बाग हत्याकांड वेरी सून। अब भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होंगे तो नेशनलिज्म के फोल्ड में आएंगे। ही वॉज हार्डली 11 year old when जालियनवाला बाग मैसेकर had happened, and he was hardly 23 years old when he was ultimately executed by British government in 1923. वैसे ही फिर एंड ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप, अब इनके पास पहले अपने लीडर खत्म हो चुके थे, एंड आफ्टर इन्होंने जो सूरत के टाइम पीरियड में किया वो इंडिया में सबने देखा भी हुआ था। एंड दैट्स अप नाउ व्हाट फेस आर यू गोइंग टू टेक इनटू पीपल एंड टेल पीपल कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर अस। अब इकोनॉमिकल क्रिटिक ब्रिटिशर्स का आ चुका है, वो तो इन्होंने ही दिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटी भी ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही है। तो इट वॉज बेसिकली द एंड ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप, एंड फाइनली वी कैन से कि जालियनवाला बाग हत्याकांड परपेचुअली वॉज द टूल ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री नाउ। ये टूल ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है कि अल्टीमेटली जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है इट विल बी यूटिलाइज हेंसफोर्थ
till time immemorable in order to derive nationalism in our country. अल्टीमेटली फिर ये एक इमोशनल इंस्टेंस है, एक बंदा अपने भगवान या फिर अपने बेसिकली रिलीजन को फॉलो करता है, आपने उसको मार दिया, एंड अगर आप उसको मार रहे हो तो हर एक कंजर्वेटिव बंदे की सिंपैथी वहाँ पे जाएगी, एंड फिर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग जो है वो भी आप लेके आओगे. अल्टीमेटली फिर इसके ऊपर हिस्टोरियोग्राफी इज ऑल्सो देयर, एज आई टोल्ड यू कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू अल्टीमेटली बिकम सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एंटायर इंस्टेंस कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही खड़े रह के अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे सवाल पूछा था कि आर यू गोइंग टू कीप योर होल्ड ऑन इंडिया बाय टेररिज्म, racial humiliation, subordination and frightfulness, or are we going to rest it upon the goodwill and the growing goodwill of the people of your Indian empire? सवाल बड़ा लाजमी था. इट वॉज अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को ही पूछ लिया था कि वी नीड टू टेक सर्टन एक्शन अगेंस्ट जनरल डायर. जनरल डायर ने ग्राउंड लेवल पे जो किया इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड, and if we are not taking any action against him, then British government will be called as a racial government, British government will be called as a terrorist government, and British government will be called as an oppressive government who is humiliating Indian citizen. And फिर अगर ये सिनेरियो रहा तो आपका इंडिया कब तक चलेगा? Why will India remain under you? For 150 years approximately इंडिया हमारे अंडर रहा है because there was goodwill of Indian people for British Empire, और जो हमने देखा भी था कि बाय एंड लार्ज ट्रू भी था. बट आफ्टर दिस इंस्टेंस अ क्विक रीमेडी हैज़ टू बी देयर. अगर ये रीमेडी नहीं रहेगी तो फिर इंडिया हमारे अंडर ज़्यादा नहीं रहेगा. देयर विल बी नो गुडविल ऑफ द इंडियन पीपल फॉर ब्रिटिश एम्पायर, एंड इफ दैट गुडविल इज नॉट नो लॉन्गर देयर देन हाउ आर यू गोइंग टू कीप योर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही कि एडविन मॉन्टेग्यू के स्टेटमेंट के बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइडेड विद डायर, एंड वेरी सुन उसका रिपरकशन आएगा कि अब इंडिया ने अपने जितने भी बॉन्ड थे विद द ब्रिटिश एम्पायर वो तोड़ने चालू किए, एंड तोड़ के वेरी सुन हार्डली 27 ईयर में अब इंडिया में एक इंडिपेंडेंस भी आएगा. देयर आफ्टर फिर बीजी हॉर्निमन, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी. ही वॉज बेसिकली द फाउंडर एज वेल एज एडिटर ऑफ द बॉम्बे गैजेटी. ये एक बॉम्बे का न्यूज़पेपर था, उस ज़माने में सबसे बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था. इनफैक्ट आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई के एकदम सेंटर में आपको एक हॉर्निमन सर्कल भी दिखाई देगा, इन्हीं के नाम पर है. बट उन्होंने भी एक स्टेटमेंट देके रखा था अपने बॉम्बे गैजेटी में ही कि नो इवेंट विद इन द लिविंग मेमोरी प्रोबेबली हैज मेड सो डीप एंड पेनफुल इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द पब्लिक इन दिस कंट्री एज वॉट केम टू बी नोन एज अमृतसर मैसेकर. अल्टीमेटली हॉर्निमन का कहना था कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ है, बट स्टिल ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने जो डिसीजन लिया इट वॉज अ वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ब्रिटेन पॉपुलेशन हमेशा ही कंजर्वेटिव एंड लिबरलिज्म में बटी हुई है. लिबरल लोग हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो यू कॉल दिस पर्टिकुलर पीपल एज अ पॉलिटिकल लिबरल वन. एंड वैसे अल्टीमेटली वी कैन से कि मेंबर ऑफ पापोजिशन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, अल्टीमेटली ही वॉज द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी एंड लेटर ऑन एस्क्विथ ऑल्सो बिकम प्राइम मिनिस्टर. तो उन्होंने भी अल्टीमेटली ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को उस जमाने में क्रिटिसाइज किया था कि देयर हैज़ नेवर बीन सच एन इंस्टेंस इन द होल एनल्स ऑफ एंग्लो इंडियन हिस्ट्री, नॉर आई बिलीव इन द हिस्ट्री ऑफ आवर एम्पायर, मतलब एंटायर ब्रिटिश हिस्ट्री सिंस इट्स इंसेप्शन डाउन टू प्रेजेंट डे. इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेजेस इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री. तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लिबरल क्लास है ब्रिटेन का, इट वॉज सो अगेंस्ट इन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैसेकर. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस पीपल कंजर्वेटिव्स के हाथ में मेजॉरिटी थी, एंड कंजर्वेटिव्स ने अल्टीमेटली जो रायता फैला उसकी वजह से मॉडरेट लीडरशिप खत्म हो गई. इंडिया एंड ब्रिटिश का बॉन्ड अब खत्म हो गया, एंड जालियनवाला बाग विल परपेचुअली बी यूटिलाइज एज द टूल ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री. अल्टीमेटली लोग मर गए. डायर जो है अल्टीमेटली डाइड इन 1925-26, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा. बट बाय एंड लार्ज दैट सम्स अप द एंटायर जालियनवाला बाग हत्याकांड. दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक. दैट टॉपिक इज बेसिकली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अब इसके ऊपर भी बात करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखने से पहले वी हैव टू बेसिकली गो इनटू बिट ऑफ बैकग्राउंड अगेन. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने फिर ये वाला जो क्रोनोलॉजी है दैट बेसिकली समथिंग दैट वी डिस्कस्ड टिल 1917. 1914 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ देयर वाज अ जनरल एमनेस्टी फॉर द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप. एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप फिर इंडिया में आ गई, एंड इसी टाइम पीरियड में फिर मॉडरेट लीडरशिप डाइड. लोकमान्य तिलक वॉज द सुप्रीम लीडर बाय द 1916 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी कैन से दैट, बट उनको कांग्रेस में अलाउड ही नहीं किया जा रहा था. तो तिलक स्टार्टेड हिज होम रूल लीग मूवमेंट ऑन हिज ओन. 1917 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, दैट लखनऊ पैक्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज यही लखनऊ पैक्ट से it was decided that there will be re-entry of extremists into Congress, and apart from that there will be joint demand that will be sent to British government from Indian National Congress as well as Muslim League.
उसके लिए अल्टीमेटली एक पैक्ट साइन किया गया था इन बिटवीन तिलक एंड जिन्हा, एंड दैट पर्टिकुलर पैक्ट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। एंड वो पैक्ट के बाद में ही मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आया था। मॉन्टेग्यू हैड डिक्लेयर्ड दैट वी आर गोइंग टू ग्रेजुअली एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इनटू ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड यही बैकग्राउंड में फिर हमको अब थोड़ा बहुत जाना है कि लखनऊ सेशन से फिर दिस पर्टिकुलर एक्ट का जो बिल्टअप है इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ सेशन ऑनवर्ड। अब ये एक्ट जो बिल्टअप होना चालू हो गया था उसमें सबसे पहले तो जॉइंट डिमांड गए हुए थे फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देयर आफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन ये जॉइंट डिमांड जाने के बाद मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आया हुआ था। तो मॉन्टेग्यू के डिक्लेरेशन के पहले ही सम इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश पीपल, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने तो रखो, नहीं रखने तो भी चलेगा, जैसे लायनल कर्टिस, विलियम डोक एक्सेट्रा। तो ये लोग जो अपने आप को बेसिकली फिर राउंड टेबल बुलाया करते थे एंड ये पर्टिकुलर पीपल अल्टीमेटली डिस्कस्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, दे वर द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ ब्रिटेन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो उन्होंने डिस्कस किया था कि अब जो जॉइंट डिमांड आई थी वो जॉइंट डिमांड एग्जैक्टली कैसे देनी है। एंड इन्होंने फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली डायरकी का फॉर्मूला देके रखा हुआ था। डायरकी का फॉर्मूला जो राउंड टेबल ने दिया था इट वाज लेटर ऑन अडॉप्टेड इवन बाय मॉन्टेग्यू। जब मॉन्टेग्यू ने अपना डिक्लेरेशन दिया कि भाई हम लोग अब धीरे धीरे करके इंडियन जो है इनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, तो ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज मॉन्टेग्यू लेटर ऑन इवन अराइव्ड इन आवर कंट्री। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दैट इज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो है वो आए, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टेग्यू अराइव्ड इनटू इंडिया, ही डिस्कस विद चेम्सफोर्ड एंड ही डिसाइडेड अ स्कीम। दिस पर्टिकुलर स्कीम और रिपोर्ट जो अल्टीमेटली वाज मेड पब्लिक इन 1918 एंड 1918 में जैसे ही ये पर्टिकुलर स्कीम आउट इन पब्लिक आ गई, देयर वाज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द क्रिटिसिज्म। वन ऑफ द सीवियरेस्ट क्रिटिसिज्म वाज गिवन बाय एनी बेज़न। एनी बेज़न का कहना था कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो है दे आर अनवर्थी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड और टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। अल्टीमेटली फिर मॉडरेट लीडरशिप इंक्लूडिंग एनी बेज़न जो है इनको लगा था कि वी विल बी गेटिंग स्वराज, स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेटस, बट डोमिनियन स्टेटस के जगह सिर्फ और सिर्फ डायर की आ रही थी। तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ और सिर्फ डायर की आ रही है देन ये गड़बड़ वाली बात है। एंड दैट्स व्हाई फिर मॉडरेट लीडरशिप जो है एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वाज क्वाइट अपसेट, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि सर्टन सेक्शन ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप स्टार्टेड टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म। एंड ये पर्टिकुलर लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर नाम किसी का आता है तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर नेम वाज ऑफ बेसिकली फिर दिस वन दैट इज बेसिकली एस.एन. बैनर्जी। अल्टीमेटली फिर मॉडरेट्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम जो है इन्होंने एस.एन. बैनर्जी के अंडर रैली किया। मेजॉरिटी ऑफ द मॉडरेट साइडेड विद एस.एन. बैनर्जी एंड एस.एन. बैनर्जी स्टार्टेड टू सपोर्ट दिस रिफॉर्म, सो मच सो दैट कि 1919 आते आते एस.एन. बैनर्जी लेड अ डेलीगेशन ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप टू लंदन टू टेल ब्रिटिश पीपल एज वेल एज ब्रिटिश पार्लियामेंट कि आप जो हमको रिफॉर्म दे रहे हो वो अच्छे रिफॉर्म है एंड वी वांट दोस पर्टिकुलर रिफॉर्म। फाइनली ऑन द एडवाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर लीडरशिप वी कैन से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर प्रपोजल पास किए, पार्लियामेंट के पास भेजा एंड पार्लियामेंट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एंड यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को दिसंबर 1919 में इवन मुनाक का एक्सेंट भी मिल गया। मुनाक का जो एक्सेंट मिला वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज मुनाक हैड गिवन वन इंटेंट ऑफ द एक्ट ऑल्सो, एंड ये इंटेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मुनाक का कहना था कि एक्ट ऑफ 1773 एंड 1784 दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट were designed to establish the regular system of administration and justice under East India Company. The Act of 1833, that is Carter Act, opened the door of Indians to the public office and employment. The Act of 1858 transferred the administration of company to Crown and laid the foundation of the public life which exists in India today. The Act of 1861 sowed the seeds of representative institution and the seed was quickened into life by the Act of 1909. In fact, अब हमने ये सारे ही एक्ट जो इलेबोरेटली पढ़ के रखे हुए हैं। एंड देयर आफ्टर फिर किंग मुनाक का कहना था द एक्ट हैज नाउ बिकम लॉ and trust the elected representative of the people with a definite share in the government and points the way to full responsible government thereafter. तो किंग मुनाक का कहना था कि वी आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली वी नीड टू एंटर इनटू। अब ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर फिर कौन से चेंजेस इंडिया में करके रखे थे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑब्वियसली अब बेसिकली अगर आपको पैरामीटर्स या फिर बेस जो है वो पता ही रहना चाहिए, इसको हमने इलेबोरेटली देखा हुआ था कि सबसे ऊपर जो ऑब्वियसली फिर किंग मुनाक हिमसेल्फ इज देयर, मुनाक के नीचे अल्टीमेटली देयर विल बी गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर फिर पार्लियामेंट, एंड गवर्नमेंट पार्लियामेंट के नीचे अब देयर विल बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए देयर विल बी वन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बेस में भी हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर यहाँ पे अकोमोडेट किए गए थे। इट वॉज बेसिकली ऑफ द 15 मेंबर एंड इट वॉज नथिंग बट एन एडवाइजरी बॉडी। So it was an advisory body to the Secretary of State for India. Secretary of State for India himself will be the British Cabinet Minister. ये प्रोविजन जो है एक्ट ऑफ 1858 से इंडिया में आए हुए थे। वैसे फिर अगर इंडिया की साइड की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली अब वाइसरॉय एंड वाइसरॉय के साथ साथ अल्टीमेटली वी कैन से हिज एक्चुअल डेजिग्नेशन दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज अ डेजिग्नेशन, वाइसरॉय इज अ टाइटल एंड नाउ कैपिटल इज एट दिल्ली। ये भी हमने देखा था कि दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911 इन बेसिकली दिल्ली दरबार। जब दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज द फिफ्थ आए हुए थे तो ऑब्वियसली जॉर्ज द फिफ्थ ने अल्टीमेटली दिल्ली को इंडिया का नया कैपिटल डिक्लेयर करके रखा हुआ था। अब वाइसरॉय के अंडर देयर विल बी वन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देयर विल बी वन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलोगे। तो यही वाला प्रोविजन हमको गवर्नर में भी दिखाई देता है। देयर विल बी वन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देयर आफ्टर वन बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके ऊपर फिर हम लोगों ने ये भी देख के रखा हुआ था when we talk about the position, then Imperial Legislative Council was created by the Act of 1853. 1853 के बाद 1893 में फाइनली वाया दी काउंसिल एक्ट ऑफ 1893 इसकी संख्या या फिर मेंबरशिप बढ़ा के 16 की गई थी। एंड देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट बाय द एक्ट ऑफ द 1909 अल्टीमेटली द मेंबरशिप वाज मेड 60। यहाँ पे हमेशा से ही ब्रिटिश नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनकी मेजॉरिटी रही है। जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वी कैन सी कि दिस पर्टिकुलर बॉडी में बाय द एक्ट ऑफ 1909 से इंडियन मेजॉरिटी वाज अलाउड। इनफैक्ट इसी के ऊपर हम लोगों ने फिर अभी थोड़े टाइम पहले गांधी जी का जो खेड़ा सत्याग्रह देखा हुआ था उसके पीछे का पॉलिटिक्स भी इलैबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ था। तो दिस इज द प्रोविजंस दैट वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स बिफोर हैंड इटसेल्फ। एंड अब यही प्रोविजन के ऊपर हम लोगों को फिर अब देखना है कि एक एक करके बाय द एक्ट ऑफ 1919 के वजह से क्या क्या चेंजेस जो हुए हैं। इस एक्ट ऑफ 1919 की अगर बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल बना। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी वन अपर हाउस, देयर विल बी वन लोअर हाउस। अपर हाउस को आप बोलोगे काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को आप बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस में देयर विल बी 60 मेंबर, लोअर हाउस में 145 मेंबर। And further Britishers had given elaborately कि out of upper house 60 member 33 will be elected by the people and thereafter फिर 20 will be nominated by the official। वैसे ही फिर अगर लोअर हाउस की आप बात करोगे तो यहाँ पे भी एक इलेबोरेट कॉम्पोजिशन वाज देयर कि 52 ऑब्वियसली जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट करके देंगे, 30 जो है बेसिकली फिर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, 2/6 सेपरेट इलेक्टोरेट, देयर आफ्टर 7 बाय लैंड होल्डर, 9 बाय यूरोपियन, 4 बाय इंडियन कमर्शियल कम्युनिटी। वैसे मल्टीपल प्रोविजन जो है दिए गए थे। Obviously, both the house will pass the bill together and once it has been passed, it will go to the viceroy for his assent and assent देने के बाद ही it will be converted into act। तो बाय एंड लार्ज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल जो है आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ दिखाई देगा कि नाउ वी कैन से दैट कि जो इंपीरियल लेजिस्लेचर विच वॉज क्रिएटेड it is now having two house. One is basically, sorry, just give me a minute, okay? So it is now basically you can say that कि having one lower house, ये lower house जो इसको आप basically legislative assembly बोलोगे and thereafter one upper house जिसको आप बोलोगे council of state and ultimately bicameralism जो है काफ़ी important है because later on it will be modeled into लोक सभा and राज्य सभा of our country and thereafter यहाँ पे अब direct election का provision भी डाला गया था। फर्दर सेंट्रल लेवल पे अगर हम लोग कुछ और चीज़ें देखें तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बेसिकली द टैक्स रिलेटेड मैटर। टैक्स रिलेटेड मैटर जो है सारे के सारे फिर सेंटर में जाएंगे एंड सेंटर में बेसिकली इनकम टैक्स जो गया था उसके ऊपर भी प्रोविजन दिया था कि इनकम टैक्स विल बी लीवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट आउट ऑफ टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस एंड बंगाल प्रोविंस 25% विल बी गिवन बैक टू द गवर्नर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। वैसे फिर एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा एंड वैसे अल्टीमेटली फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस वेर ऑल्सो इंक्लूड एंड दैट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मुस्लिम्स को पहले ही 1909 से मिला हुआ था, अब सिख के पास भी है, देयर आफ्टर एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन जो है उनके पास भी आपको दिखाई देंगे। एंग्लो इंडियंस and thereafter European, they are divided into the Indian commercial community, landholder, and thereafter European by Britishers while implementing this provision at a ground level. And obviously अब majority of the member मतलब जो upper house के member as well as lower house के member जो elected रहेंगे तो elected member के लिए फिर आपको franchise भी देनी पड़ेगी। A limited franchise was granted to the people
who are paying tax of 3000 rupees and more on a yearly basis. तो 3000 से ज़्यादा का अगर आपका टैक्सेशन है then you have the right to vote, otherwise you will not be having right to vote. Thereafter further provincial level पे इन्होंने implement करके रखी थी डायरकी. डायरकी वाला जो प्रोविजन है it was implemented at a provincial level and इसके ऊपर अब थोड़ी सी बात हमको करनी है. In fact, this particular provision was given way back in 1916-17 itself by the Round Table. जो इन्फ्लुएंशियल लोगों का ग्रुप था वही पर्टिकुलर ग्रुप ने ये प्रपोजल देके रखा हुआ था. नाउ दिस पर्टिकुलर डायरकी इज इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड कि अल्टीमेटली ये डायरकी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ प्रपोजल लाए थे. सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट प्रपोजल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डायरकी जो लाया गया था इट वॉज बेसिकली डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट. डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट को आप टेक्निकल लैंग्वेज में अल्टीमेटली लिस्ट सिस्टम भी बोलते हो. लिस्ट सिस्टम मतलब एक बेसिकली सेंट्रल लिस्ट एंड देयर आफ्टर एक प्रोविंशियल लिस्ट जो बेसिकली क्रिएट की गई थी. सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मैटर डाले गए एंड देयर आफ्टर फिर प्रोविंशियल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मैटर डाले गए. ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल लिस्ट के पास सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर रहे हैं, जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज हो सकते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, आर्मामेंट्स आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया हो सकता है एक्सेट्रा. एंड देयर आफ्टर कुछ सब्जेक्ट मैटर फिर प्रोविंशियल लिस्ट में डाले गए. Central list will be handled by Viceroy and his executive council as well as now imperial legislature. जबकि provincial list will be handled by governor. But यहाँ पे हमको फिर एक और चेंज दिखाई देता है कि जो provincial list है it was basically further divided into transferred subject and thereafter reserved subject. As far as reserved subject is concerned, then reserved subject will be handled by governor of the province along with his executive council. And further, transferred subject will be handled by governor of the province along with elected council of minister. अब अल्टीमेटली ये वाली प्रोविजन जो है इसको आप बोलोगे डायरकी. नाउ देयर विल बी ट्विन रूल. वन रूल विल बी ऑफ द गवर्नमेंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड अनदर रूल विल बी ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हो गया आपका फिर क्या हो गया डायरकी. मतलब आपको दो रूल दिखाई देंगे कि इनका एक रूल चल रहा है एंड आफ्टर इनका एक रूल चल रहा है. तो ये जो दोनों रूल चल रहे हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसी को आप बोलोगे डायरकी. एंड फिर ये डायरकी के प्रोविजन जो है ये फर्दर ब्रिटिशर्स ने देके रखे हुए हैं कि सबसे पहले तो एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट होगा. अल्टीमेटली रिजर्व सब्जेक्ट में सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जाएंगे. तो रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस है, जस्टिस है, प्रिंटिंग प्रेस, इरीगेशन, रेवेन्यू एक्सेट्रा. एंड आफ्टर ट्रांसफर्ड लिस्ट में कुछ बेसिकली छोटे मोटे मैटर जाएंगे जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन हो सकता है, देयर आफ्टर हेल्थ हो सकता है एक्सेट्रा. अल्टीमेटली फिर इसके फर्दर प्रोविजन भी इन्होंने देके रखे थे कि गवर्नर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजर्व सब्जेक्ट. एंड ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो है ये बेसिकली 4 ही रहेंगे. मतलब अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो है इनकी संख्या जो है 4 ही रहेगी. जबकि गवर्नर के अंडर अब एक बेसिकली इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी. उसमें भी इन्होंने प्रोविजन डाल के रखे हुए थे कि जो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बेसिकली 2 से 3 मेंबर की ही रहेगी. तो ऐसे 2 से 3 मेंबर जो है दोज विल बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल एंड आफ्टर सेंड टू द गवर्नर. बट प्रैक्टिकल लेवल पे हमेशा गवर्नर जो है अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, इसमें से जो इलेक्टेड मेंबर होके आए हुए हैं इनमें से अल्टीमेटली फिर 2 से 3 मेंबर जो उनको उठा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर देता था ताकि दे कैन असिस्ट गवर्नर एज फार एज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आर कंसर्न. तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन से फॉर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. अल्टीमेटली वाले जो प्रोविजन है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट पहले 8 प्रोविंसेस में किए गए थे, मैंने आपको उनका नाम भी दिया है. लेटर ऑन इट वाज इंप्लीमेंटेड फॉर बर्मा. बर्मा उस जमाने में प्रोविंस हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर हमने इसके ऊपर भी बात करके रखी है कि एज फार एज बर्मा इज कंसर्न देन बर्मा जो है बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंस एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम एवर सिंस इट्स कॉन्क्वेस्ट इन 1885 अंडर लॉर्ड डफरिन. एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल ही रहेगा, बाइकैमरल नहीं रहेगा. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस रहेगा दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, जिसको आप बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से बोलोगे. तो दिस इज समथिंग दैट वाज डन. इसके अलावा वी कैन से दैट कि जो इलेक्टेड मेंबर है दोज विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली. एज आई टोल्ड यू कि 3000 रुपीज मोर का अगर टैक्सेशन आपके पास है देन यू कैन वोट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेचर. एंड 1920 में आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन लेस देन 5% पीपल हैड द राइट टू वोट. मैंने आपको वाले डिजिट भी देके रखे. एंड आफ्टर वुमन जो उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, कि वुमन को राइट टू वोट ना देने के पीछे का रीजन है. एंड आफ्टर वी कैन से दैट कि ये एक्ट जो है बेसिकली उसमें एक और सिग्निफिकेंट प्रोविजन भी था. दैट पर्टिकुलर प्रोविजन कि आफ्टर 10 ईयर द रिविजन ऑफ द डायरकी और दिस एंटायर एक्ट हैज टू बी कैरिड आउट. बिकॉज अब आपने बहुत सारी सिस्टम रफल अप करके रखी थी. यू सेग्रीगेटेड द मैटर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट.
देर आफ्टर विथ इन स्टेट आपने फिर डायर की इम्प्लीमेंट करके रखी थी, एंड देर आफ्टर सेंटर में भी आपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन बना के रखा था इन अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। एंड दैट्स आफ्टर 10 ईयर देर विल बी अ प्रॉब्लम, जिसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। एक नया कमीशन इंडिया में आएगा, दैट इज साइमन कमीशन, जिसकी वजह से फिर 1927 का पॉलिटिक्स विल गेट रफल्ड अप, जिसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। ऑब्वियसली ये एक्ट जैसे ही रिलीज हुआ, ये एक्ट के प्रोविजन तो पहले ही रिलीज हो चुके थे, हमने देखा था कि जुलाई 1918 में ही दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस वेर पुट इनटू इफेक्ट, और नॉट पुट इनटू इफेक्ट बट पुट इनटू पब्लिक बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोगों के बीच में डालने के पीछे का इनका प्राइमरी रीजन वही था कि लोगों की ओपिनियन आ जाए, एंड देयर आफ्टर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉडरेट सपोर्ट जैसे ही ब्रिटिशर्स को मिल गया, ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली एक्ट को परमिशन दे दी। ऑब्वियसली एक्ट जैसे ही आ गया तो कांग्रेस कंडेम दिस पर्टिकुलर एक्ट। कांग्रेस अब बाय एंड लार्ज महात्मा गांधी के अंडर आ चुका था, इफ यू रिमेंबर, बाय 1919, एंड दैट्स व्हाई फिर कांग्रेस जो है अब बेसिकली उन्होंने जैसे ही कंडेम कर दिया ये एक्ट को, तो एक्ट को कंडेम करने के साथ साथ अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि जो मॉडरेट लीडरशिप है कांग्रेस की, अब अल्टीमेटली वो चली गई। ये वो वाली लीडरशिप थी जिनको दो चीज़ों से प्रॉब्लम था, पहले तो गांधीयन लीडरशिप जो एमर्ज हो रही थी वो, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट वन वॉज बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टिंग दी एक्ट, जिसमें अब इंडियंस जो है उनके पास पावर भी आ रही है प्रोविंशियल लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेजॉरिटी भी दिखाई दे रही है। तो इसके वजह से फिर दिस पीपल अल्टीमेटली लेफ्ट कांग्रेस। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड तेज बहादुर सप्रू ने तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी, दैट इज इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसको इंडिया में अब लिबरल्स के नाम से जाना जाएगा। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अगर राइट विंगर्स की बात करें तो मदन मोहन मालविया वॉज बाय एंड लार्ज प्रो ब्रिटिशर्स बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम, ही हैड सपोर्टेड रिफॉर्म। इनफैक्ट हिंदू राइट विंगर्स की बात करें तो दे हैड बाय एंड लार्ज बीइंग द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स because they wanted to bring same amount of benefit for Hindu religion within India that Muslims were deriving because of now their closeness with the Britishers. इनको लेटर ऑन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल भी बोला गया है। रिस्पॉन्सिबिलिस्ट वाला फैक्शन जो है 1922 से लेके 1929 में इंडिया में रहा, उसकी भी बात करेंगे जब वो सेक्शन में जाएंगे तब। एंड आफ्टर मोहम्मद अली जिना, he also by and large resigned from the Indian National Congress because he was also a moderate leader. जिन्हा का मॉडरेट कम्युनलिज्म विल टर्न इनटू एक्सट्रीम कम्युनलिज्म ओनली आफ्टर 1940। 1940 के पहले जिन्हा को जो है बेसिकली काफ़ी मॉडरेट एंड आफ्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टॉर्च बियरर सरोजिनी नायडू एंड आफ्टर महात्मा गांधी जी मानते थे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर एनालिसिस की बात करें तो ये एक्ट के कुछ मेरिट रहे हैं। सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ डायरकी की वजह से एटलीस्ट लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया। दिस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस कैन ट्रूली रूल इंडिया। कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज देयर एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एटलीस्ट इम्प्लीमेंट सर्टन प्रोविजंस एट अ ग्राउंड लेवल। वैसे ही फिर अब धीरे धीरे इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको दिखाई देगा कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1926 में ली कमीशन वॉज एस्टैब्लिश एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज क्रिएटेड। तो एक साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन का सेंटर जो इंडिया में होना चाहिए, इट वॉज द डिमांड ऑफ मॉडरेट्स देमसेल्फ। ये डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे अब ग्रेजुअली इंडियन ब्यूरोक्रेसी विल कम अंडर इंडियंस। इसके साथ साथ अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंडिया की एक मेजॉरिटी आपको दिखाई देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी दिखाई देगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरिट रहा है ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 का। Thereafter, for the first time, Indians could actually participate in the election. डायरेक्ट इलेक्शन वाला कंसेप्ट ब्रिटिशर्स ने ये पर्टिकुलर एक्ट से ला के रखा था। Whatever that was provided under 1892 Act and 1909 Act, you can call it as an indirect election. But ये वाला इलेक्शन अब डायरेक्ट इलेक्शन था, and ये डायरेक्ट इलेक्शन was quite significant because now here onward there will be a journey of the you can say that कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर इंडियन पॉपुलेशन जो हमको कवर अप भी करनी है जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड उनकी आइडियोलॉजी को बात करेंगे तब। एंड देयर आफ्टर फिर एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम यही एक्ट के कुछ लिमिटेशन भी रहे हैं। एज फार एज लिमिटेशंस आर कंसर्न, देन ऑब्वियसली लिमिटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इट वाज एन इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम एज फार एज डायरकी इज कंसर्न। डायरकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरकी में आपने सब्जेक्ट मैटर इस तरीके से डिवाइड करके रखे थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको देके रखे हुए हैं। इसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर वॉज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अग्रेरियन रेवेन्यू एंड अग्रेरियन इरीगेशन वॉज अ रिजर्व सब्जेक्ट। तो देयर वॉज अटर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वही चीज़ हम लोगों को फिर हर जगह पे दिखाई देगी।
मैंने कुछ और एग्जाम्पल भी देके रखे कि एजुकेशन वॉज अ ट्रांसफर्ड मैटर, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन एजुकेशन वॉज मेड रिजर्व मैटर. So there was basically tremendous amount of the conflict within Council of Minister and in between Council of Minister and Executive Council of the Governor at a provincial level. ये जो बेसिकली विद इन गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन माना जाता है कि स्कीम वॉज इम्प्रैक्टिकेबल. फर्दर, हर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में देयर वाज अ सेक्रेटरी एंड ये सेक्रेटरी कुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नर एंड दिस सेक्रेटरीज वर लॉयल टू द गवर्नर. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन एक वाइट मैन को दी जाती थी एंड दैट्स अ वाइट मैन वाज लॉयल टू गवर्नर. एंड इन दैट कैपेसिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको वर्चुअली पैरालाइज किया गया था कि दे कुड नॉट कैरी आउट देयर ओन एजेंडाज एट अ ग्राउंड लेवल. तो ये भी लैक ऑफ पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. फर्दर वी कैन टॉक अबाउट कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इससे बड़ा. हमने सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी इलेबोरेटली कवर अप किया था एंड सेपरेट इलेक्टोरेट में हम लोगों ने फिर देखा हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट के वजह से फिर क्या प्रॉब्लम जो है इंडिया में हो सकते हैं एंड सेपरेट इलेक्टोरेट ज़रूरी भी क्यों था. बट इन एनी वेज वी कैन से दैट कि आपने सिख कम्युनिटी को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को अब जो कम्युनल इलेक्टोरेट दिया है इसके वजह से रैदर देन क्रिएटिंग इंडियंस वी बेसिकली टेंड टू क्रिएट अ रिलीजियस नेशनलिस्ट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. फ्रेंचाइजी आपने दे के रखी थी, इट वॉज बेसिकली एलिटिस्ट फ्रेंचाइजी. 3,000 रुपये का टैक्स पे करना वॉज अ रियली बिग अमाउंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. और इतना बड़ा अमाउंट जो है बेसिकली कुड बी पेड ओनली बाय 2 to 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. अभी हमने देखा था कि ओनली 5 million पीपल कुड वोट आउट ऑफ 241 million पीपल दैट वर देयर इन आवर कंट्री. तो रफली 2 to 3% पीपल कुड ओनली वोट इन आवर कंट्री. तो इट वॉज एन एलिटिस्ट फ्रेंचाइजी. वैसे फिर गवर्नर जनरल एंड आफ्टर गवर्नर जो है दे हैड टू बेसिकली यू कैन से दैट कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर कि आपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड आफ्टर सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडिया की मेजॉरिटी तो डाल दी, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आपने वीटो पावर जो है गवर्नर एंड आफ्टर गवर्नर जनरल को देके रखा हुआ था. एंड फाइनली वी कैन से दैट कि एलोकेशन ऑफ सीट जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर इट वॉज नॉट बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन बट बेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ द ब्रिटिशर. कि आपने जो बेसिकली 145 सीट्स to the provincial to the basically lower house and thereafter 66 to the upper house देके रखी थी. It was never based upon the population. आपने विंस एंड फैंसिस के ऊपर ये सीट डिस्कशन और सीट अलाइनमेंट करके रखा था. आपको लगा कि भाई बॉम्बे प्रोविंस इज मोर इम्पॉर्टेंट तो उसको मोर सीट मिलेंगे एज कम्पेयर टू यूनाइटेड प्रोविंस. तो ये वाले प्रोविजन जो है ये भी एक लिमिटेशन रहा है. एंड फाइनली वी कैन से दैट हिस्टोरियोग्राफी एंड हिस्टोरियोग्राफी में फिर हमको दिखाई देता है कि लॉर्ड कर्जन was basically present in the British government at that period of the time and within British government he was basically external affair minister. मतलब foreign minister हुआ करते थे British government के at that period of time. He was also the viceroy as well as governor general of India in between 1898 से लेके 1905. इसने ही partition of Bengal करके रखा था. वो एंगल हमने पहले ही कवर अप करके रखा हुआ है. But he had given one very infamous statement कि when the cabinet used expression ultimate self-government, they probably contemplated an intervening period of 500 years. मतलब सेल्फ गवर्नमेंट 500 ईयर्स के बाद देना है, अभी के लिए तो बस इंडियंस को बताने वाली बात है. बट लिटिल ही हैड आइडिया कि अब इंडिया में ये जो आइडियल्स है काफ़ी इलेबोरेटली स्प्रेड हो रहे हैं